अच्छा जी। अब ये है कि ये जो हम ऐसे की बात कर रहे थे, चाहे वो सीएसएस में हो, चाहे वो पीएमएस पंजाब में हो, चाहे वो पीएमएस केपीके में तहसीलदार एडीएलडीए, जिसका भी आप लोग ऐसे रेडी कर रहे हैं, सबका स्ट्रक्चर सेम आता है। इसमें कोई चीजें भी कह लें कि मुख्तलिफ नहीं आती हैं। आप कहें कि भाई इसमें आउटलाइन आ गई है, दूसरे में आउटलाइन नहीं लिखनी। जो चीजों का डिफरेंस होगा वो सिर्फ यही होगा कि आपके वर्ड काउंटिंग चेंज होंगी। अच्छा, अब ना अक्सर बच्चे, जब हम लोग ऐसे तैयार कर रहे होते हैं तो अक्सर बच्चे ये बीच में पूछते हैं कि मैम लेंथ का बता दें, लेंथ का बता दें। लेंथ की बात मैं आपको हमेशा लास्ट पे बताऊंगी। जब हम लोग फुल लेंथ ऐसे लिखना शुरू करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका तहसीलदार का है तो इमरान इसको इतना कम कर लें, अगर आपका केपी के पीएमएस का है तो आपने इतने वर्ड्स इसके बढ़ा लेने हैं, इतनी आउटलाइन आप छोटी कर लेंगे। आप जैसे जैसे चीजें समझते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोगों को बनानी आती जाएंगी आउटलाइन, अपना इंट्रोडक्शन, आपको खुद ही आइडिया होता जाएगा कि हम लोगों ने किस तरह लिखना है ऐसे को, और हम लोग वर्ड काउंटिंग भी किस तरह बढ़ा सकते हैं और अपने वर्ड्स कम भी किस तरह कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मेजर डिफरेंस आता है, बाकी और इसके अंदर कोई गेम नहीं। जो टॉपिक्स आपने सीएसएस के लिए रेडी करने हैं वही पीएमएस के लिए भी रेडी करने हैं। तहसीलदार केपी के पीएमएस देखे सारी चीजें सेम आती हैं। थीम्स की बात कर लें, मैंने इससे पहले थीम्स बच्चों को बताई थी। मैंने अपने पास, बेशक आप लोग व्हाइट बोर्ड और ये सारी चीजों के ऊपर लिख भी लें, सॉरी अपने पास जो आप लोगों के रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर लिख लें। मैंने थीम्स बताई थी, मैंने कहा था हम लोग पहले आउटलाइन पे काम करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग आउटलाइन के ऊपर काम करेंगे कि आउटलाइन लिखनी किस तरह है, हमने आउटलाइन बनानी किस तरह है। हमारे पास पहली थीम आ गई क्लाइमेट की, दूसरी थीम हमारे पास जेंडर की आ जाती है, तीसरी थीम हमारे पास इकोनॉमी की आ जाती है, अगली थीम हमारे पास सोशल इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास उससे नेक्स्ट थीम जो आती है वो ग्लोबलाइजेशन की बात कर लें, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट, ये एजुकेशन सेक्टर आ गया आप लोगों का, ठीक है। तो इसके अलावा एआई आ गया। तो ये मैंने एक ओवरऑल बताया है कि हमारी थीम्स कौन कौन सी होंगी। अब एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है। जहन में रखने वाली क्या चीज है कि जब भी हम लोगों ने किसी भी थीम को तैयार करना है, अब क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि क्लाइमेट के क्राइसिस क्या क्या है, ठीक है। सिर्फ यही चीज नहीं पढ़नी, हम क्लाइमेट को रिलेट करेंगे फूड इनसिक्योरिटी के साथ, ठीक है। हम क्लाइमेट को रिलेट करेंगे नेचुरल डिजास्टर्स के साथ, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स वगैरह आए, ठीक है। हम क्लाइमेट को रिलेट करेंगे, आप लोगों के अल्लाह भला करे, इकोनॉमी के साथ कितना लॉस होता है, ठीक है। हम क्लाइमेट को रिलेट करेंगे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के साथ, ठीक है। ये कि जो फाइनेंस वगैरह इकट्ठे किए जा रहे हैं क्लाइमेट फंडिंग के हवाले से, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। यानी देखें एक थीम की कितनी डायमेंशंस होगी। सेम इसी तरह जेंडर की बात करें तो जेंडर के अंदर हम लोग जहां पे बच्चे, अब आप लोग अगर सीएसएस की बात करें, हमेशा स्टूडेंट्स ने, मैं एक चीज बताऊं, हमेशा स्टूडेंट्स ने जेंडर का जब भी टॉपिक तैयार किया है उसमें हमेशा जेंडर इनइक्वालिटी की बात की है। लाइक क्या चीज देखी कि वुमेन के इश्यूज की बात की है, वुमेन की पॉजिटिव साइड की बात ही नहीं की। अगर आप सीएसएस का पिछला पेपर ये जो भी हुआ है रिसेंटली उठा के देखें तो उसमें जो उसने ऐसे का टॉपिक दिया हुआ था वुमेन से रिलेट, उसमें सारी पॉजिटिव चीजें आनी थी। तो एक चीज याद रखें कि हम जब इश्यूज वुमेन के पढ़ेंगे तो हम दूसरी साइड के ऊपर वुमेन को जितनी भी कह लें कि अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं वो सारी हम लोग देखेंगे कि जेंडर का कहीं से भी, क्योंकि दो ही चीजें बन के आती हैं जेंडर पे, ठीक है। या वुमेन के हवाले से इनइक्वालिटी की बात कर लेगा या उसकी पॉजिटिव साइड पूछ लेगा, तो हम दोनों चीजें तैयार करेंगे, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमी के ऊपर कोई ऐसे आ गया, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। सोशल इश्यूज के अंदर हम लोग देख लेंगे, आपका करप्शन आ गया, आपकी इन्फ्लेशन आ गई, आपका ये जो पावर्टी आ गई, जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स आते हैं, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हम ट्रेड से रिलेट करके देख लेंगे सारी चीजें। तो ये डिफरेंट किस्म की थीम्स हैं जो हम लोग तैयार करेंगे। अब एक चीज देखें, मैं आप लोगों को इन चीजों पे नहीं लेके जाऊंगी कि भाई पूरे दो दो तीन तीन दिन मैं लेक्चर देती रहूं कि टाइप्स क्या होती हैं, क्योंकि फजूल है ये चीज पढ़ानी। टाइप्स क्या है, पहली टाइप क्या है, दूसरी टाइप क्या है, कोई भाई ये चीजें कुछ नहीं है। आपके पास एक टॉपिक दिया होगा पेपर में, आपको टॉपिक पढ़ के समझ जाना चाहिए कि भाई इसके अंदर मैंने लिखना क्या है। अब देखें डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स आते हैं।
जैसे कुछ आप लोगों के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एंड से जोड़ा होता है उसने, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर और यूज किया होता है, दोनों में से कोई एक साइड चूज करनी होती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों की सिंपल स्टेटमेंट दी होती है। कुछ टॉपिक्स आप लोगों के ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने कह लें कि क्वेश्चन मार्क दे दिया। देखिए, अब ये जो चीजें आती हैं, क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये जो आप लोगों के लिटरेचर के ऐसे आते हैं। जरमीना बच्चे अपना जो है ना वो बंद कर लें, वीडियो अपनी बंद कर लें। अच्छा, अब इसमें ये चीज देखें कि जरमीना आपने बच्चे कर लिए बंद, हाँ। अब अपनी वीडियो का ख्याल रखना, किसी की वीडियो ऑन ना हो। अच्छा, अब आप एक चीज देखें, ये जितनी भी टाइप्स वगैरह आती थी ना, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ। लिटरेचर, लिटरेचर जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट ऐसे कहते हैं, वो भी मैं आप लोगों को एक दो लेक्चर बीच में दूंगी, आप लोगों को वो भी मैं समझाऊंगी वो किस तरह करने हैं, ठीक है। देखें, जितनी चीजें भी आप लोगों की ये पढ़ी जाती हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई फलाना आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, फलाना ये है, फलाना ये है, टाइप्स पढ़े हैं ऐसे की, और ये थीसिस स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये सारी चीजें उन लोगों के लिए थी जिन्होंने इंग्लिश में पीएचडी या जिनका एमफिल है, जो अपने एकेडमिक्स ईयर में ये सारी चीजें पढ़ते रहे। अब जब उन लोगों ने आकर ऐसे पढ़ाना शुरू किया तो ये चीजें सारी इंप्लीमेंट कर दी कि पहले बच्चों को हम ऐसे की टाइप्स पढ़ाएंगे, फिर हम उनको जान पहचान करवाएंगे कि भाई एंड वाला टॉपिक कौन सा देखें। पेपर में बैठ के हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वहां बैठ के ये जज करें कि भाई निकालते फिर हम ये टॉपिक आर्ग्यूमेंटेटिव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। हमारा काम वहां पे ये है कि हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है कि भाई किस टॉपिक के ऊपर हमारे पास डाटा है, हमारे पास हमारे माइंड में किस टॉपिक से रिलेटेड डाटा है, हम किसके ऊपर लिख सकते हैं। एंड वाला आ जाए तब भी आपको पता होना चाहिए, जहां पे और कोई एक साइड चूज करनी है तब भी आपको पता होना चाहिए, कोई सिंपल स्टेटमेंट आ जाए तब भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आ जाए तब भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये टाइप्स वगैरह के लिए नहीं उलझेंगे। अगर हम लोग क्लाइमेट का ऐसे करेंगे तो हम क्लाइमेट के ऐसे के ऊपर थीम इस तरह देखेंगे कि मैं आप लोगों को एक टॉपिक ऐसे करवाऊंगी जिसमें दो साइडों के ऊपर टॉपिक होंगे और उसको एंड से रिलेट करके दिया होगा, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, एक ऐसे भी आ चुका है, इकोनॉमिक, पता नहीं इस तरह करके था, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह करके पेपर के अंदर एक ऐसे आया हुआ है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आप, हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट, अब आप एक चीज देखें कि आप कहेंगे कि मैम ये टॉपिक एक देखेंगे, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखती हूँ फिर हम प्रॉपर आगे चलते हैं। हमारे पास एक टॉपिक आता है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, ऐसी बात है। अब आपको मैं ये सवाल देती हूँ, मैं कहती हूँ इसको सॉल्व करें, इसको इसके ऊपर आउटलाइन बना के दे। आप जल्दी से एक सादी सी आउटलाइन बना देंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, इसके पीछे कॉजेस क्या है, इसकी रिकमेंडेशन दे के खत्म हो गया, ठीक है। सिंपल एक स्टेटमेंट आई, उसको सॉल्व कर दिया। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताऊं कि हमारे पास आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर लें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप मुझे ये कहेंगे कि मैम यहाँ पे बीच में एंड यूज हो गया है, ऐसी बात है। यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे आएंगे जिसके अंदर एंड यूज होगा, मैम इस तरह के ऐसे इसको किस तरह हम टैकल करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई इस तरह का ऐसे आ जाता है जिसके अंदर और यूज हो रहा है, जिसके अंदर वो या तो वो आपको कहेगा पॉजिटिव साइड को एक्सेप्ट करें या नेगेटिव को करें, उसके अंदर ये जो बच्चों को इतनी ज्यादा लंबा चौड़ा सिखाया जाता है, थीसिस एंटी थीसिस और पता नहीं फलाना फलाना क्या क्या चीजें बच्चों के दिमाग में डाल दी जाती हैं, वो बेचारे बच्चे अपने ऐसे के टॉपिक से हट के वो सारा थीसिस एंटी थीसिस और पता नहीं टाइप्स के ऊपर ही फंसे रहते हैं पूरा पूरा साल। देखे, ये चीज भी हम लोग देखेंगे कि भाई एक साइड चूज करनी है तो वो किस तरह करनी है। बच्चों को ये चीज भी सिखाई जाती है कि अगर आप लोगों को और वाले क्वेश्चन आ गए हैं, और वाली कोई स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है, उसके अंदर आपने पहले एक जो साइड, जिस साइड पे डिफेंड कर रहे हैं, जिसके आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, दूसरी साइड पे फिर आपने जो छोड़ी है साइड उसको भी बताना है, जिसको आप सेंथी थी, पता नहीं सेंथीसिस और एंटीथीसिस, ये दोनों चीजें बतानी है। इस चीज का भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बच्चे फेल क्यों होते हैं ऐसे के पेपर में। बाकी दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन मार्क वाला आता है वो सिंपल आप लोगों का आता है कि भाई आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, जो स्टेटमेंट दी होती है या तो उसे एग्री करना होता है या उसे डिसएग्री करना होता है, सिंपल है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। क्लाइमेट का ऐसे करेंगे, हम एंड के ऊपर भी देखेंगे कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो एंड से रिलेट करके आएंगे, सिंपल स्टेटमेंट भी देखेंगे,
हम लोग वो भी देखेंगे जिसके अंदर और का वर्ड इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है। हम वो भी देखेंगे स्टेटमेंट जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क यूज हुआ हो। सेम इसी तरह हम जेंडर के ऊपर आएंगे, सेम इसी तरह हम इकोनॉमी के ऊपर आएंगे, सोशल इश्यूज, और जितने हमारे आगे जितने इंपॉर्टेंट्स हमारी थीम्स या टॉपिक्स होंगे उन सब के ऊपर हम लोग स्टेटमेंट्स देखेंगे। फिर मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग पास पेपर उठाएं और अपना सवाल चेक करें कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है चीजों से, ठीक है। तो ये तरीका है ऐसे तैयार करने का, ना कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे और पता नहीं पूरा पूरा कह दें कि बच्चों को टॉपिक्स ही सिखाते रहे और बेचारे बच्चे भी पागल हो जाते हैं। तो हम लोग आज जो फाइनल चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आउटलाइन का स्ट्रक्चर बताऊंगी, आउटलाइन बनानी कैसे है, ठीक है। स्ट्रक्चर सीखना इंपॉर्टेंट है पहले, बाकी चीजें फिर हम बाद में सीखते रहेंगे कि किस तरह करना है। सिंपल स्टेटमेंट से सिखाऊंगी, पहले सिंपल करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा टास्क होगा वो सिर्फ आउटलाइन की, मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाना है कि आउटलाइन होनी किस तरह चाहिए। क्लियर है? आगे चलें, किसी का सवाल कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पे बता दें। कोई क्वेश्चन उठ जाए, जरा होश करें। अच्छा, अगर आप लोगों को पीछे आवाज आ रही है ना तो प्लीज इसको जरा इग्नोर करना है आज के लिए, और कल से इंशाल्लाह पीछे से आवाज नहीं आएगी आपको। क्लियर है? कोई सवाल किसी का? बस शराज की मुझे मैसेज आया या हैदर का, बाकी तो सारे सो रहे हैं, चिल होके सो रहे हैं। मुझे बाद में किसी ने कहा ना कि हमें समझ नहीं आई मैम। हाँ, हाँ, ऐसे की क्लास में सोने का कोई तुक नहीं बनता आप लोगों का। चलें जी, स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं आगे जो है ना स्टार्ट करवाऊँ। आगे चलें फिर हम लोग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैं डिलीट करने लगी हूँ, आगे हम लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आप एक चीज देखिए, हम लोग बात करते हैं आउटलाइन की। आउटलाइन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पास कॉपी पेंसिल निकालें, रजिस्टर निकालें, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आउटलाइन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा आउटलाइन का? अच्छा, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक कोई भी एक सिंपल पहले टॉपिक देख लेते हैं और फिर उस टॉपिक के ऊपर हम लोग एक आउटलाइन बनाएंगे, और उस आउटलाइन से मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि किस तरह बनाना है। हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस ही उठा लेते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, ये एक सिंपल सा टॉपिक है जो सबको ही आता है ऑलमोस्ट। टॉपिक इकोनॉमिक क्राइसिस है कि ये सारों को ही पता है। देखें, आउटलाइन जब भी आप लोगों ने पेपर में लिखनी है ना, एक पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, चीजें बड़े गौर से समझनी है। एक बार जो चीज समझा दूंगी वो मैंने दोबारा बार बार नहीं बतानी, ठीक है। नई गलतियां करने की इजाजत है आप लोगों को, लेकिन पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी है आप लोगों ने अपने जब टॉपिक्स वगैरह लिख रहे होंगे। देखें, ये एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट है ऐसे की, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में दी गई है। आप लोगों ने जब भी ऐसे की स्टेटमेंट उठानी है, पेपर लें अपना, ठीक है। पेपर के बिल्कुल दरमियान में करके आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे जोन जोन से वर्ड्स कैपिटल लेटर्स हैं, जोन से स्मॉल हैं, जैसे स्टेटमेंट में दिए गए हैं एज इट इज वैसे उठा के लिखने हैं। ये ना हो वहां पे ई आप लोगों का कैपिटल लेटर है, सी वहां पे आप लोगों का कैपिटल है, आप यहाँ पे आके ई कैपिटल कर दिया और सी को स्मॉल लेटर बना दें, नहीं। जैसी स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन पेपर में एज इट इज वैसे उठा के लिखनी है। पहली बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स गलती करते हैं स्टेटमेंट लिखते हुए भी, या तो आधी लिख देंगे या तो लिखते ही नहीं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स के भी पेपर चेक होने के लिए आए कि जिन बच्चों ने खाली मुझे आउटलाइन ऊपर लिख के तो ऊपर स्टेटमेंट ही नहीं लिखी जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए थे। उन्होंने खाली आउटलाइन बना के पूरा पूरा ऐसे लिख के भेज दिया। अब आप मुझे बताएं कि एग्जामिनर को हम लोग बगैर स्टेटमेंट के पूरा क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसे की आउटलाइन और सारा कुछ बना के देने की, उसने कहना पता नहीं कौन सा ऐसे लिख के दे दिया, उसने तो क्रॉस कर देना है। वो तो सीधे ही गेम से बाहर निकाल देगा आपको। तो स्टेटमेंट आप लोगों ने प्रॉपर लिखनी है। उसके बाद आउटलाइन, यहां पे साइड पे लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़ने के बाद आप लोगों ने आउटलाइन लिखना है। वर्ड क्या लिखना है एज इट इज, ये देख लें, ये आउटलाइन लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे लिख दें आउटलाइन। कोई डॉट कोई कॉलन कुछ नहीं आप लोगों ने आगे लगाना, सिर्फ वर्ड आउटलाइन लिख दिया, ना डॉट लगाना है
ना कॉलन यूज होगा, ना कॉमा यूज होगा, ना डैश, कुछ किसी किस्म का कोई भी पंचुएशन आप लोगों ने इसके आगे यूज नहीं करनी। ठीक है। इसके बाद जहां पे आप लोग ओ लिखेंगे, ओ से नीचे आप लोग एक लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद आप लोग अपनी, ये देखें पेपर में यहाँ पे भी लाइन लगी होती है एक। ठीक है। यहाँ पे आउटलाइन लिख दिया, यहाँ पे बाहर आप हेडिंग बनाएंगे, 1 लिखेंगे। और ओ के नीचे ही एज इट इज आप लोगों का इंट्रोडक्शन का आई लिखा जाएगा। क्लियर होगी? इंट्रोडक्शन पूरा आप लोगों ने यहां तक ये वर्ड पूरा लिख दिया, इंट्रोडक्शन। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आ रही है चीज? अच्छा, अब एक और चीज मैं बताती चलूं। वो स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट हमारी इंट्रोडक्शन लिखने से पहले आती है, थीसिस स्टेटमेंट हमारी इंट्रोडक्शन के अंदर आती है, तो उनको भी मैं एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, थीसिस स्टेटमेंट लिखने का आप लोगों के एग्जामिनर ने आप लोगों को नहीं कहा, ये चीज याद रखें। ठीक है। आप लोगों के किसी भी पेपर के अंदर एग्जामिनर्स की रिपोर्ट्स उठा लें, कहीं पे उसने थीसिस स्टेटमेंट का जिक्र नहीं किया हुआ कि बच्चों ने ऐसे की आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट लिखनी ही लिखनी है। आप लिखते हैं ठीक है, नहीं लिखते वो भी ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करती, मैं कहती हूँ ना लिखें। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर ही कोई गड़बड़ कर दी ना, तो आगे चल के आपका पूरा ऐसे खराब कर देगा, वो क्रॉस कर देगा। तो बेहतर है कि उसको आगे जाने दें। आउटलाइन सादी बनाए, उसको आगे जाने दे, वो आगे जाके आपका ऐसे पढ़ के आपको पास तो करे। आप पहले ही उसको अगर थीसिस स्टेटमेंट में ब्रेक लगवा देंगे तो वहीं पे वो उसको अंदाजा हो जाएगा, जिस बच्चे ने थीसिस स्टेटमेंट सही नहीं लिखी उसने ऐसे क्या सही लिखा हो। ठीक है। क्या पता आपका ऐसे बहुत अच्छा लिखा हो। तो इसीलिए मैं थीसिस स्टेटमेंट रिकमेंड नहीं करती। अगर आप लोग थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, एग्जैक्टली 80% लोग फेल होते हैं। अगर आप लोग थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं तो आगे आप लोगों का पंचुएशन यूज होगी, ये देखें कॉलम, ये पंचुएशन यूज होगी। यहाँ पे आप लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, ये देखें इंट्रोडक्शन यहाँ तक खत्म हो रहा है, इसके नीचे साथ ही आप लोगों ने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख दी ऐसे करके। ठीक है। ये थीसिस स्टेटमेंट आप लोगों की आ गई। वो आपकी अपनी मर्जी है, लिखते हैं नहीं लिखते कोई मसला नहीं है। ठीक है। सेकंड हेडिंग फिर आप लोग बनाएंगे, नंबर 2 आई एम। हाँ, मैं जरमीना बच्चे, मेरा खुद ऐसे जितनी बार मेरा क्वालिफाई हुआ है मैंने नहीं लिखा, मैंने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी। और मैं ये स्टूडेंट्स को कहती हूँ ना लिखा करें। आप ना लिखें, आप पास हो जाएंगे। ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट फिर मैं कह रही हूँ ना लिखिएगा। ठीक है। अच्छा जी। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने हेडिंग क्या बनानी है, बच्चे पता क्या करते हैं, देखें हमारी स्टेटमेंट क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, बच्चों ने उठा के लिख देना है, हिस्टोरिकल एनालिसिस लिख देंगे। ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है। भाई ये चीजें नहीं चाहिए उसको, हम पाकिस्तान अफेयर्स का या करंट अफेयर्स का सवाल नहीं लिख रहे। ठीक है। हमने उसको ऐसे लिख के देना है, तो हम डायरेक्टली अपने टॉपिक को यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर होगी बात? हम डायरेक्टली यहाँ पे अपने टॉपिक को लिखेंगे। मैं फिर बता रही हूँ, कोई भी टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, जेंडर क्राइसिस, कुछ भी टॉपिक है, दूसरी हेडिंग आप लोगों के अपनी स्टेटमेंट की होनी चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं करनी है आप लोगों ने। ना किसी ने ये बताना है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट इज इकोनॉमिक क्राइसिस, कुछ नहीं बताना, डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर आए। अब टॉपिक किस तरह है, कुछ बच्चे इस तरह लिख देंगे, कॉजेज बिहाइंड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, कॉजेज बता देंगे तब भी ठीक है। ठीक है। कुछ बच्चे पहले क्या करेंगे, पहले इंडिकेटर्स बता देंगे। ठीक है। यानी हम लोग बात सबसे पहले करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ, एज इट इज लिख देना, पूरी स्टेटमेंट लिख दें, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। अब एक चीज मुझे बताएं कि इस स्टेटमेंट में मैंने गलती कहाँ पे की है। अभी मैंने एक पीछे एक बात बताई है, ये गलती कहाँ पे की है, जब मैंने टॉपिक लिख रही थी ना, वहां पे मैंने एक चीज समझाई थी आप लोगों को कि ये गलती आपने एग्जैक्टली स्मॉल और कैपिटल लेटर्स। आ गई है बात समझ? ये चीज क्लियर हुई? एक बार अगर आपने कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर जो चीज यूज किया, आगे चल के भी वही यूज करेंगे। आप लोगों के लिए गलती की गुंजाइश नहीं है। आपकी ये सारी अंग्रेजी की गलतियां आती हैं जिसको आप लोग पंचुएशन मिस्टेक्स कहते हैं। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? ये छोटी छोटी बातें नहीं बताता कोई भी।
ठीक है। ये छोटी छोटी बातें कोई टीचर नहीं बताता, उनका काम है सिर्फ आउटलाइन सिखाना और कहना कि भाई जाएं तैयार करें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। अच्छा जी। अब आप एक चीज देखें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली लिख देंगे इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान और नीचे सारे इंडिकेटर्स या जितने भी आते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड जितना डाटा आता है वो प्रोवाइड कर देंगे। कुछ बच्चे होंगे जो वर्ड्स इस्तेमाल कर लेंगे, लाइक कह लें कि आसान अल्फाज में कह दूं, या तो एडवर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, या एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कि डी बंकिंग, ठीक है, डी बंकिंग का मतलब होता है बेनिकाब करना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज से पर्दा हटाना, किसी का राज फाश करना, इसका डी बंकिंग का मतलब ये आता है। अगर मैं लिखती हूँ डी बंकिंग इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने साथ एक एडजेक्टिव एडवर्ब ऐड कर दिया ना, ठीक है। आप डी बंकिंग ना लिखें, आप वर्ड इस्तेमाल कर लें प्रीवेलिंग, और ये सारी चीजें कैसे आती हैं, फिर पूछेंगे मैम ये वोकेबलरी कैसे आएगी। इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ा करें, ये चीजें वहां पे लिखी जाती हैं, वहां पे होती हैं, फिर ये सेंटेंस के अंदर आप लोग यूज करेंगे। अभी तो हमारी स्टार्ट है ना। अब देखें पेपर में ऐसे एक आना है, ठीक है, टॉपिक एक आना है, एक ऐसे एक टॉपिक के अंदर आपने डीबंकिंग वर्ड यूज कर लिया, दूसरे के अंदर प्रिवेलिंग कर लिया, तीसरे के अंदर मैनिफेस्टेशन वर्ड इस्तेमाल कर लिया। तो जितनी आउटलाइंस के अंदर जितने वर्ड्स आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो वो आप लोगों की वोकेबलरी में ऐड होते जाएंगे। पेपर में स्टेटमेंट तो एक ही आनी है, ऐसे तो एक ही आना है, जोन सा वर्ड याद रह जाएगा उसको लिख लीजिएगा। समझ में आई बात? कि वो स्टूडेंट जो मुझे ये पूछेंगे सॉरी, कि मैम इस टाइम पे आके हम न्यूज़पेपर पढ़ के तो किस तरह तैयार करें, तो भाई न्यूज़पेपर इस टाइम पे भी आके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग आउटलाइन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, जो वर्ड्स आप लोग आउटलाइन के अंदर यूज करते जाएंगे उनको आप लोगों ने याद करते जाना है साथ साथ, ठीक है। और उन्हीं वर्ड्स को फिर आगे चल के जब आप लोग पेपर के अंदर ऐसे लिखेंगे तो वही वर्ड्स आप लोगों के ऐसे के पेपर के अंदर यूज होंगे। क्लियर हुई बात यहाँ पे? बताएं मुझे। और यहां पे आगे आप लोगों ने फिर कॉलन लगाना है, ये देखें, ये आगे लगाना है। यहां तक कोई सवाल किसी का? बताएं मुझे। यहां तक कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आई हो बात? क्लियर है? अच्छा जी। मैं इसको रेस करने लगी हूँ, आगे चलते हैं। मैं इसको रेस करने लगी हूँ, आगे चलते हैं, देखें। दोबारा लिखते हैं। हमारी पहली हेडिंग बनी इंट्रोडक्शन की। हम लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट नहीं ऐड करनी तो हम किसी किस्म की कोई पंचुएशन यूज नहीं करेंगे। दूसरी हम लोगों ने बना दी प्रिवेलिंग इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे आगे कॉलन लग गया, ठीक है। ये इसको कहते हैं, ये जो हमारी हेडिंग्स बन रही है ना, इसका नाम है प्रिंसिपल हेडिंग। लिख लें पास, क्योंकि जब भी मैं नाम लूंगी कि आपकी प्रिंसिपल हेडिंग ये होनी चाहिए, आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। इनको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल हेडिंग, ठीक है, प्रिंसिपल हेडिंग्स कहते हैं इनको। अच्छा, ये जो नीचे आप लोगों की लिखी जाएंगी उसको हम लोग सब हेडिंग कहते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखें, पहली प्रिंसिपल हेडिंग होगी, दूसरी होगी, इसके अंदर हम लोग जो सब हेडिंग बनाएंगे वो हम एटलीस्ट 5 बनाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग 6 भी बनाते हैं तब भी वेल एंड गुड है, ठीक है। आप लोगों ने 5 या 6 से कम नहीं लेकर जाने, सॉरी, 5 या 6 से कम नहीं लेकर जाने। क्यों? क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान है, अपने मेन टॉपिक के ऊपर डाटा ज्यादा प्रोवाइड करना है, ठीक है। आगे जो कॉजेज बताते हैं, रिकमेंडेशन बताते हैं, वो तो सेकेंडरी चीजें आ जाती हैं। जो आप लोगों की प्योरिटी है, जो चीज उसने पूछी है वो इकोनॉमिक क्राइसिस ही पूछा है, तो जो चीज पूछी है उसके ऊपर डाटा उसको ज्यादा प्रोवाइड करना है, उसके ऊपर हेडिंग ज्यादा बनानी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम अपनी एक हेडिंग बना लेते हैं जिसमें हम बता देते हैं कि भाई ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, कोई 5-6 इकोनॉमिक क्राइसिस बता दें। जैसे हम बताते हैं एक साइड पे इन्फ्लेशन बता दें, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर लीजिएगा,
ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद हम लोग करेंसी डीवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन कह लें आसान अल्फाज में, ठीक है। करेंसी के हवाले से बात कर लें, ठीक है। फिर आप लोग पॉवर्टी का कह लें, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग उसको बता रहे हैं कि भाई हमारी मुल्क के अंदर जो हालात है ना वो बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस, यहाँ यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। सर्कुलर डेट की बात कर लें, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक क्राइसिस को शो करवा रही है ना कि भाई हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है। कोई 5 पॉइंट्स बना लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट्स मैं बाद में सिखाऊंगी, अभी सिर्फ साथ साथ चीजें समझते जाएं। तीसरी जो आप लोगों की प्रिंसिपल हेडिंग बनेगी वो हम लोगों ने बना ली है, कॉजेस, ठीक है। कॉजेस बिहाइंड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। अब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट एज इट इज हमारे पास आएगी। कॉजेस जो आप लोगों ने बताने हैं वो आप लोग 4 बता लें, क्योंकि कॉजेस तो एक सेकेंडरी आप लोगों का कह लें कि एक आइटम आती है, उसने तो मेन तो आपकी चीज उसने इकोनॉमिक क्राइसिस पूछा था, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो मेन चीज वो आप लोगों ने 6 बता दी या आप लोगों ने 5 बता दी, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। चौथे नंबर पे आप लोग, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई इसका इम्पेक्ट क्या पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होंगे जो डायरेक्ट ही सजेशंस के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप सजेशंस के ऊपर भी आ जाते हैं तो ठीक है। जितने कॉजेज बताए हैं, अगर आप लोगों ने 4 कॉजेज बताए हैं, जी जी मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी। अगर आप लोगों ने 4 कॉजेज बताए हैं तो 4 ही रिकमेंडेशंस बतानी है, ये चीज याद रखें, 4 ही सजेशंस बतानी है। ये नहीं कि आप लोगों ने कॉजेज उसको 4 बता दिए, उसको रिकमेंडेशन 3 बता दी हैं, ठीक है। अगर कॉज नंबर 1 आप लोगों ने उसको बताया है रैम्पेड करप्शन, करप्शन बहुत ज्यादा है, तो पहला आप लोग सजेशन उसको देंगे कि भाई हमारे यहाँ पे इंश्योर करवाई जाए अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। पहला कॉज और पहला सजेशन सेम, दूसरा कॉज दूसरा सजेशन सेम। क्लियर हुई बात, समझ आई कि नहीं आई, बताएं मुझे। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, कॉजेस 4 बता दी, रिकमेंडेशन 3 बता दी। अगर आप कॉजेस कर रहे हैं 3 तो रिकमेंडेशन भी आप 3 करें। आपने वेटेज का खास ख्याल रखना है। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी आउटलाइंस को इसलिए बढ़ाया है, सब हेडिंग्स को, क्योंकि ये हमारा मेन स्टेटमेंट ही हमारी यही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी सब हेडिंग बनाएंगे, हम 8 भी बना सकते हैं, हम 7 भी बना सकते हैं, लेकिन आगे वाला जो डाटा आता है वो हमारा सेकेंडरी आता है, इसलिए उसके अंदर हम कमी पेशी कर सकते हैं, पहले वाले के अंदर हम लोग कमी नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट पे जो हेडिंग आप लोगों की बनेगी वो कंक्लूजन की बनेगी। क्लियर हो गई बात, बताएं। 6 यहाँ पैराग्राफ निकाल लें, 4 यहाँ पे बन गए, 4 यहाँ पे बन गए, कितने हो गए आप लोगों के, 4 4 8 और 6 कितने हो गए, टोटल कितने पैराग्राफ लिखेंगे पेपर के अंदर? 14। एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया, 15, और एक कंक्लूजन हो गया, 16। सीएसएस के अंदर जाएं, 16 पैराग्राफ लिख के आए अच्छे तरीके से, भाई आप पास हैं। केपी के पीएमएस में जाएं, 16 पैराग्राफ लिख के आए, आप पास हैं, ठीक है। एडीएलडीए में जाएं, लिख के आए, पास हैं। आप लोग तहसीलदार में जाएंगे, थोड़ा सा लेंथ कम कर लेंगे। लेंथ किस तरह कम कर लेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे 6 लिखे हैं, हम 4 कर लेंगे, ठीक है। कॉजेज यहाँ पे 3 4 बताया, हम लोग 3 कॉजेज कर लेंगे, 3 सजेशंस कर लेंगे, इस तरह कमी करनी है, ठीक है। ज्यादा करने हैं तो एक यहाँ पे बढ़ा दें, एक यहाँ पे बढ़ा दें, एक यहाँ पे बढ़ा दें। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, बताएं मुझे, बताएं मुझे यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये स्ट्रक्चर बनाना ना आता हो? 3 चीजें आउटलाइन के अंदर मस्ट आएंगी, 3 हेडिंग्स, एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग, फिर बता रही हूं। लास्ट पे आप लोगों की चौथी हेडिंग बनती है या पांचवी बनती है, सजेशंस, ठीक है। और लास्ट पे कंक्लूजन। ये 3 हेडिंग्स आप लोगों की मस्ट पेपर के अंदर आएंगी, ठीक है। सेकंड हेडिंग जो आप लोगों की बनेगी वो अपनी स्टेटमेंट जो उसने क्वेश्चन के अंदर दी होगी, ठीक है, जो आपकी स्टेटमेंट होगी वही आएगी, ठीक है। जो आपका ऐसे टॉपिक होगा डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग आपको इम्पैक्ट बता दें, रीजंस बता दें, कुछ भी बता दें, ठीक है, और कॉजेज बता दें। फिर उसके बाद अगर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कॉजेज बताते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वो भी बता सकते हैं ना, इम्पैक्ट्स भी बता सकते हैं, अगर आपने लेंथ ज्यादा करनी है। अगर आप इम्पैक्ट नहीं बताना चाहते, कॉजेज बताएं और डायरेक्ट उसको सजेशंस दे दें,
ठीक है। अब देखें, मैं ये बताती हूँ, ये चीज मैं आप लोगों को देखें, उसने सजेशंस नहीं पूछी थी, ठीक है। समीर, उसने सजेशंस नहीं पूछी थी, लेकिन हम लोगों ने देनी है, हम लोगों ने देनी है सजेशन। क्यों? अगर पेपर में वो आपसे सजेशंस पूछता ना, कि भाई बता दें इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, आगे पूछता कॉजेस, देखें इस तरह कर लेते हैं, कॉजेस एंड सजेशंस कह लें या रिकमेंडेशंस कह लें, ऐसी भी तो स्टेटमेंट आ सकती थी, ठीक है। आपके मैम ऐसी भी स्टेटमेंट आ सकती थी पेपर के अंदर, कि वो कहता कि इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान कॉजेज एंड सजेशंस। तो आप लोगों ने क्या करना था, 5 इकोनॉमिक क्राइसिस बता देते, 5 कॉजेज बता देते और 5 सजेशंस बता देते। क्लियर हुई बात यहां तक? ये बात समझ में आई कि वेटेज हम लोगों ने दे दी, क्योंकि उसने तीनों चीजें पूछ ली हैं तो तीनों को बराबर रख ली है। जब उसने ना कॉजेस पूछे हैं ना सजेशंस पूछी हैं, तो इसलिए तो हम लोगों ने इसको 3-3 कर दी है, इसलिए तो कमी कर दी गई है। ज्यादा डाटा हमारे पास हमारी अपनी स्टेटमेंट का होगा, देनी जरूर है लेकिन कमी पेशी करके। क्लियर हुई यहाँ पे बात के नहीं हुई? मैम क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉम्बैट करने के लिए उसके लिए, हाँ प्रिंसिपल हेडिंग वो बना सकते हैं, वो कोई देखें समर, अब उसमें ये है ना सजेशंस हैं। मैं देखें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप कोशिश करें कि आउटलाइन ना बनाए। बच्चे पता क्या करते हैं, आपके फॉर एग्जांपल कोई क्राइसिस की, क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस की बात कर लें, ठीक है। सजेशंस दे रहे होंगे तो उसके अंदर बता देंगे, सजेशंस नहीं ये चीजें उसके अंदर आएंगी, एफर्ट्स के अंदर जो आती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एफर्ट्स की हेडिंग अलहदा बना देते हैं और गवर्नमेंट एफर्ट्स की, ये जो नेशनल एफर्ट्स की हेडिंग अलहदा बना देते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास टाइम है तो ऐड कर लें, अगर नहीं है तो ना करें। सजेशंस के अंदर नहीं ये चीज आप करें, सजेशन सीधी सीधी डालें। अगर आप सजेशंस डाल रहे हैं इंटरनेशनल और, हाँ देखिए, आप अगर सजेशंस डाल रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल, तो फिर आप कॉजेज भी तो डाल दें इंटरनेशनल और नेशनल, चीजें देखें ना, फिर तो ये चलना चाहिए। अगर आपने नेशनल और इंटरनेशनल डालना है तो एफर्ट्स डाल लें आप, ठीक है। कि भाई नेशनल लेवल के ऊपर क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट क्राइसिस को कंट्रोल करने की कौन कौन सी एफर्ट्स की जा रही हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का बारी बारी बता दें, ठीक है। ये एक अलहदा आपकी एक एफर्ट्स की एक हेडिंग बन जाएगी, प्रिंसिपल हेडिंग, उसके नीचे एक पॉइंट अलहदा बन जाएगा, 2 पॉइंट अलहदा बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप करते जाएंगे, भी तो पहला दिन है ना हमारा, जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा चीजों का। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल किसी का अभी तक? कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है? अच्छा, होमवर्क दे दूं आज का? होमवर्क दूं? होमवर्क दे दूं? क्योंकि थोड़े से स्टार्ट करेंगे और आगे तक प्रैक्टिस चलती जाएगी हमारी, ठीक है। थोड़े से स्टार्ट करवाऊंगी ताकि जो स्टूडेंट जीरो के ऊपर भी है ना, उनको भी साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिसको पहले से चीजें आती हैं अच्छी बात है, जो बिल्कुल जीरो से हैं हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने टॉपिक लिख लिया उनका होमवर्क मेरे पास आ चुका है, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान का, उनका मैं देख लूंगी। एक तरफ आप लोग लिखेंगे क्लाइमेट क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। अगला लिख लें जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान, इन इक्वालिटी इन पाकिस्तान। और इसके अलावा, हाँ लिख लें, हैदर ने एक टॉपिक दिया है, मेंस ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। नहीं इस तरह नहीं देना, इस तरह नहीं लिखना, मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ, ठीक है। करप्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का जरा ये सही करके लिखें, पाकिस्तान। आगे आप लोग लिखेंगे कॉजेस एंड रिकमेंडेशंस, कॉजेस एंड रिकमेंडेशंस,
वहां पे चला गया भाई, मिक्स ही हो गया मेरा तो। ये देखें, एक टॉपिक मैं ये ऊपर लेकर जा रही हूँ, नजर आया।